आज इस बुलेटिन में बात होगी इंडिया गठबंधन के आगे कमजोर पड़े एनडीए की, हिमाचल में बागियों के कांग्रेस हाईकमान के सामने घुटने टेकने की, बात करेंगे बिहार में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की खुली पोल की, बीजेपी सरकार पर राहुल और प्रियंका के करारे वार की, जानेंगे ज्ञानवापी मामले में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, और बुलेटिन के आखिर में बात नफरत फैलाने वाले टीवी चैनल और उनके एंकरों को पड़ी फटकार की। इसके अलावा तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के लिए सियासी दलों को चुनाव आयोग ने जारी की एडवाइजरी, कहा आचार संहिता के उल्लंघन पर होगी बड़ी कार्रवाई, जल्द हो सकता है लोकसभा चुनाव का ऐलान। सांसदों विधायकों की निगरानी वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, सीजीआई ने कहा कि हम चिप नहीं लगा सकते, प्राइवेसी भी कोई चीज है। नीतीश के जन्मदिन पर गिफ्ट में लालू का खुला ऑफर, एमएलए भाई वीरेंद्र बोले गलत संगत में है बर्बाद कर देगा। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 1245 अंकों की तेजी के साथ 73,745 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 356 अंकों की तेजी के साथ 22,339 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में इंडिया शुरुआत में ही एनडीए से आगे निकल गया है। पूरे देश में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। अधिकांश राज्यों में सीटों का बंटवारा भी हो गया है और जहां ये काम नहीं हो पाया है वहां बातचीत अंतिम दौर में चल रही है। इस बीच अब 2 और राज्यों में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। दोनों ही राज्यों में कई दौरे की बातचीत के बाद सीटों के फॉर्मूले पर मुहर लगा दी गई है। फिलहाल इसका ऐलान नहीं किया गया है, 1-2 दिन में ये काम भी हो जाएगा। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन, जिसमें इंडिया गठबंधन के दल शामिल हैं, उसमें अब प्रकाश अंबेडकर की पार्टी भी शामिल हो गई है और एमबीए ने प्रकाश अंबेडकर को 2 सीट दी है, जिसमें मुंबई की 1 सीट भी शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी 18-18 और एनसीपी शरद चंद्र पवार को 10 सीटें दी गई है। मुंबई की 6 सीटों में से 3 पर शिवसेना यूबीटी, 2 पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र के अलावा सीट बंटवारे में सबसे मुश्किल दिखाई दे रहे जम्मू कश्मीर में भी बात बन गई है। कश्मीर रीजन में श्रीनगर, बडगांव, गांधरबल लोकसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ेंगे। दक्षिण कश्मीर, अनंतनाग, राजौरी, पुंछ से पीडीपी की महबूबा मुफ्ती उम्मीदवार होंगे। उत्तरी कश्मीर बारामूला लोकसभा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग उम्मीदवार हो सकते हैं। जम्मू और उधमपुर, कठुआ की सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इंडिया गठबंधन में पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में सीट बंटवारे पर तस्वीर साफ हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी और कांग्रेस के बीच चर्चा चल रही है, जल्द ही यहाँ भी सीट बंटवारा हो जाएगा। तो दूसरी तरफ सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के अंदर टकराव अब सड़क पर दिखाई दे रहा है और लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए के बिखरने की भविष्यवाणी भी होने लगी है। इंडिया की मजबूती का असर दिखाई दे रहा है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार गिराने की बीजेपी की कोशिश फेल हो चुकी है। जिन विधायकों ने बीजेपी का साथ दिया वो मुसीबत में फंस गए हैं। अब वो कांग्रेस में वापस लौटने की कोशिश भी कर रहे हैं, माफी भी मांग रहे हैं। देखिए क्या है पूरी खबर इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पर आया सियासी संकट खत्म हो चुका है। कांग्रेस की सरकार पर यह संकट 6 विधायकों के बागी होने के चलते आया था। कांग्रेस ने इन बागियों को कड़ी सजा दी है। स्पीकर ने बागियों की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है, जिसके बाद ये बागी विधायक पूर्व विधायक हो गए हैं। कांग्रेस की सख्ती के आगे अब सभी 6 पूर्व विधायक बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। खबर आ रही है कि अब इन सभी विधायकों ने कांग्रेस नेताओं से संपर्क साधा है, अपने काम की माफी मांगी है। इसी बीच प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चंडीगढ़ में सभी बागियों से मुलाकात भी की है। यह मुलाकात चंडीगढ़ के एक होटल में हुई है। दावा किया जा रहा है कि बागी पूर्व विधायक लिखित में माफी मांगने तक तैयार हो रहे हैं। फिलहाल विक्रमादित्य के साथ इनकी क्या बातचीत हुई है इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर दिख रहा है कि कांग्रेस अब इन बागियों को लेकर नरम रुख दिखा सकती है। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत करते हुए संकेत दिए थे कि बागियों की पार्टी में वापसी हो सकती है। उन्होंने कहा था कि सभी अपने छोटे भाई हैं और कुछ तो बड़े भी हैं। बागियों की गलती माफ की जा सकती है। 2 विधायकों की पत्नियां मुझसे मिलने आई थी। वैसे सुक्खू ने ये भी साफ कर दिया था कि इन सब पर फैसला हाईकमान की मर्जी से किया जाएगा, जिससे माना जा रहा है कि कांग्रेस के बागियों को सबक सिखाने के बाद अब उनको लेकर अपना रुख नरम किया है। तो बागियों ने पूरी तरह से कांग्रेस के आगे समर्पण कर दिया है। तो कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि बागियों पर रहम नहीं करेंगे, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार करेगा उसे लेकर रुख नरम भी किया जा सकता है।
फिलहाल गेंद अब हाईकमान के पाले में है, वो बागियों को लेकर क्या फैसला करता है। तो दूसरी तरफ बिहार में भी बीजेपी ने दल बदल का खेल खेला है। आरजेडी के सबसे ज्यादा विधायकों को तोड़ा गया है। अब तक 5 विधायक पाला बदल चुके हैं और इसे लेकर आरजेडी विधानमंडल दल की नेता राबड़ी देवी ने बड़ा खुलासा किया है। तो क्या कहा है राबड़ी देवी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कमजोर है, इसलिए वे विधायकों को पैसे देकर खरीद रही है। न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में सरकार कमजोर हो गई है, इसलिए खरीद फरोख्त कर रही है। इससे पहले राबड़ी देवी ने ये भी कहा कि बीजेपी में विधायकों की संख्या बढ़ रही है, ये नीतीश कुमार के लिए खतरे का संकेत है। बीजेपी तोड़फोड़ में लगी हुई है। राबड़ी देवी ने ये भी कहा कि जब भी बीजेपी सत्ता में आती है, बैंक लूट लिए जाते हैं, आए दिन चोरी डकैती हो रही है। बीजेपी नेता अस्पताल में पिस्तौल लहरा रहे हैं। क्या सरकार को ये सब नहीं दिख रहा? क्या सरकार अंधी हो गई है? भ्रष्टाचार विरोधी कानून पर राबड़ी देवी ने कहा कि कानून बनते और बदलते रहते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ गरीबों पर कार्रवाई होती है। वहीं सीएम नीतीश कुमार के प्रस्तावित विदेश दौरे पर उन्होंने कहा कि उनको मेरी शुभकामनाएं, वो वहीं रहें। राबड़ी देवी ने बता दिया कि बीजेपी सत्ता में होने के बाद भी कमजोर है, तभी वो दूसरे दलों में तोड़फोड़ करती है। अब देखना होगा कि राबड़ी देवी के इस खुलासे पर बीजेपी क्या जवाब देती है। विधायकों को खरीदा गया, लेकिन जब ये विधायक जनता के सामने जाएंगे तो जनता इन्हें सबक जरूर सिखा देगी। वैसे सबक तो इस समय यूपी के युवाओं को भी मिल गया है। उनके सामने रोजगार का संकट है, भर्ती परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता है। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर तीखा हमला किया है। उत्तर प्रदेश को बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने जंगल राज में तब्दील कर दिया है। आए दिन योगी राज में लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। युवाओं के सपनों को कुचला जा रहा है। राज्य में लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी और मोदी मीडिया मिलकर कैसे झूठ का कारोबार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कहीं पेड़ से लटकी नाबालिग बहनें, तो कहीं ईंटों के हमले से जान लेने की वारदात, कहीं भाजपाइयों द्वारा आईआईटी बीएचयू कैंपस में लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार, तो कहीं न्याय न मिलने पर खुद ही जान लेने पर मजबूर महिला जज। ये उस उत्तर प्रदेश का हाल है जिसकी कानून व्यवस्था का गुणगान करते मोदी मीडिया थकता नहीं है। हाल में ही रामपुर में अंबेडकर स्मारक की मांग पर 10वीं की परीक्षा देकर लौटते दलित छात्र की जान ले ली गई। यूपी की जर्जर कानून व्यवस्था का सबसे विभत्स उदाहरण है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपाई तंत्र और अपराधियों के इस गठबंधन के खिलाफ आज हर जिले, हर तहसील में विरोध प्रदर्शन कर न्याय की आवाज बुलंद करेंगे। मोदी मीडिया द्वारा गढ़ी गई झूठी छवि से बाहर निकलकर अब सच्चाई देखने का वक्त है। डबल इंजन सरकार जंगल राज की गारंटी है। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एक बार फिर पेपर लीक, आखिर क्यों? भाजपा राज में नौकरी की परीक्षाओं से लेकर बोर्ड परीक्षा तक लगभग हर पेपर लीक हो रहे हैं। बोर्ड परीक्षाएं बच्चों की पहली ऐसी चुनौती है जिसका सामना करते हुए वो भविष्य बनाना सीखते हैं। अगर यहीं पर उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा तो वो आगे क्या करेंगे? परीक्षा माफिया और सरकार में बैठे भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए भाजपा करोड़ों बच्चों, युवाओं की बुनियाद भी खोखली कर रही है। क्या भाजपा नहीं चाहती कि प्रदेश के बच्चे अच्छे से पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवारे? अब देखना होगा कि बीजेपी राहुल और प्रियंका के इस वार पर क्या पलटवार करती है। वैसे सिर्फ यूपी की योगी सरकार ही फेल नहीं दिख रही है, केंद्र की मोदी सरकार भी हर मामले में फेल दिखाई दे रही है। इसे लेकर कांग्रेस ने तमाम आंकड़ों के जरिए मोदी सरकार की पोल खोल दी है। तो क्या है खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। सत्ता में आने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने करोड़ों युवाओं को रोजगार देने का दावा किया था, लेकिन सरकार के दावे महज जुमला साबित हुए। देश के बेरोजगार युवाओं की हालत ऐसी हो गई है कि वो अपनी जान गंवाने तक को तैयार है। रोजगार के लिए भारत से कई युवा युद्धग्रस्त देश इजराइल जाने को तैयार हैं, जिससे ये पता चलता है कि देश में बेरोजगारी का आलम क्या है। अब इसी मामले पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश के नौजवानों की मजबूरी का फायदा उठाकर और विदेश के सपने दिखाकर युवाओं को इजराइल में मजदूरी के लिए भेज दिया गया है। इस तरह देश के युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन सब के बीच विश्व गुरु होने का दावा किया जाता है, लेकिन आप विश्व गुरु हैं क्योंकि आप नौजवानों के भविष्य में जहर घोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कन्हैया कुमार को।
और आप सब जानते हैं कि पिछले 10 साल में बेरोजगारी दर लगभग दोगुनी हो गई है। 45 साल में देश के इतिहास में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी। लाखों पद केंद्रीय विभागों में खाली हैं और सरकारी जो क्षेत्र हैं, राज्य सरकार के अधीन जो आते हैं, उसकी तो हालत आप सब देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। इसी के साथ कन्हैया कुमार ने आगे कहा कि अगर देश के नौजवान अपने देश के लिए शहादत देते हैं तो यह देशभक्ति है, लेकिन दूसरे देश की लड़ाई में भारतीय नौजवानों को क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे देश में नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देश में पिछले 10 साल में बेरोजगारी दर दुगनी हो गई है। केंद्रीय विभागों में लाखों पद खाली हैं और सरकारी क्षेत्रों की हालत काफी खराब है। रूस में भारतीय नौजवानों को बंधक बनाकर रखा गया है क्योंकि अपने देश में नौजवानों के लिए मृतकाल चल रहा है। अगर मोदी सरकार हर साल 2 करोड़ नौकरियां देती तो नौजवानों को विदेश न जाना पड़ता। रूस के पास स्थायी सेना नहीं है, वहाँ सेना कॉन्ट्रैक्ट पर चलती है। जैसे अब देश में अग्निवीर का मॉडल लाया गया है। गुजरात का एक नौजवान सिविलियन वर्ग के लिए रूस गया, जहां उसकी जान चली गई। इस संवेदनशील मुद्दे पर चारों तरफ चुप्पी है। पीएम मोदी चुप है। अब देखना होगा कि पीएम मोदी इस मामले पर अपने बचाव कैसे करते हैं। बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। विकास, रोजगार, महंगाई, कानून व्यवस्था, हर मुद्दे पर वो घिरी दिखाई दे रही है। ऐसे में वो अयोध्या, काशी, मथुरा के धार्मिक मुद्दों को उठाने की कोशिश में है, लेकिन इसमें भी उसे कोर्ट से झटके पर झटके लग रहे हैं। ज्ञानवापी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। ज्ञानवापी मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी समिति की ओर से दाखिल मंदिर के जीर्णोद्धार संबंधी वाद को इस मामले से जुड़े अन्य लंबित मामलों के साथ सूचीबद्ध किया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि हम इसे मुख्य मामले के साथ जोड़ेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें कहा गया था कि मंदिर के जीर्णोद्धार का मुकदमा सुनवाई योग्य है। ज्ञानवापी मामले में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति समेत अन्य मुस्लिम पक्षकारों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। स्वामित्व की मांग वाली मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाएं खारिज कर दी गई थी। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का हस्तक्षेप ठीक नहीं है। और बुलेटिन के आखिर में बात नफरत फैलाने वाले टीवी चैनलों पर हुई सख्त कार्रवाई की। नेशनल टीवी चैनलों पर चलने वाले कई शो देश की समस्याओं की जगह नफरत पर केंद्रित हो गए हैं। एक समुदाय को टारगेट बनाने का एजेंडा सेट किया जा रहा है। ऐसे में चैनलों पर सख्त कार्रवाई हुई है, तो क्या है खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी NBDSA के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस AK सीकरी ने टीवी चैनलों पर चल रहे नफरती एजेंडे को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस सीकरी ने कहा कि हर अंतरधार्मिक विवाह को लव जिहाद कहना गलत है। लव जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल बेहद ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि इसके गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल से देश के सेकुलर ढांचे को चरमरा सकता है। श्रद्धा वॉलकर मामले का जिक्र करते हुए जस्टिस सीकरी ने न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन, अमन चोपड़ा के शो पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उनके शो में मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया गया। इसी मामले में टाइम्स नाउ के एंकर हिमांशु दीक्षित के प्रोग्राम को भी अनुचित माना गया और कार्रवाई की गई। टाइम्स नाउ पर 1 लाख और न्यूज 18 इंडिया पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इसके साथ ही उनके कार्यक्रम से जुड़े वीडियो को 7 दिनों के अंदर हटाने के निर्देश दिए गए। जस्टिस सीकरी ने कहा कि मीडिया किसी भी मुद्दे पर शो कर सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति या कुछ लोगों के काम के चलते पूरे समुदाय को टारगेट करना गलत है। वहीं आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने अपने प्रोग्राम ब्लैक एंड व्हाइट शो में रामनवमी पर देश में हुए सांप्रदायिक टकराव के नाम पर एक समुदाय को विशेष टारगेट किया है। इसे लेकर सुधीर चौधरी को चेतावनी दी गई है। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।